हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास रहेगी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना, जिसमें अपना मेन अपन कवर करेंगे नेटवर्किंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स, है ना। इस टॉपिक को अपन कवर करेंगे, तो अपन शुरू करते हैं। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है कि कंट्रोल की, कीबोर्ड पे कंट्रोल की होती है तो वो कौन से किस टाइप की होती है। तो कीबोर्ड में वैसे 5 प्रकार की कीज होती है। अल्फा न्यूमेरिक कीज होती है, टॉप लेवल पे आपके फंक्शंस की होती है, F1 से F12 होती है। फिर आपका बीच में ना 4 जो लाइनें होती है वो अल्फा न्यूमेरिक कीपैड होता है, अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक। कुछ स्पेशल कीज होती है, कर्सर मूवमेंट कीज होती है। तो स्पेशल कीज में कंट्रोल की है ना, आपकी स्पेशल कीज में आती है। तो कंट्रोल जो की है ये स्पेशल कीज में करोगे तो ये स्पेशल की इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो इसका आंसर अपन सी पे टिक करेंगे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। प्लॉटर आर मेनली यूज्ड इन, प्लॉटर्स क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है ना। कभी नाम नहीं सुना हो तो ना इसको याद रखो कि प्लॉटर एक ग्राफिक्स प्रिंटर होता है जो डिजाइनिंग, मतलब अपन जो कोई भी ड्राइंग पिक्चर्स एंड ग्राफ्स कोई भी ड्रॉ करना हो और प्रिंट करना हो तो प्लॉटर्स पे डायरेक्ट अपन डिजाइन कर सकते हैं। एक तरह से ये ग्राफिक टेबल हो गई जिसपे इलेक्ट्रॉनिक्स पेन लगे होते हैं जो सिग्नल्स के अकॉर्डिंग पेन है ना ड्रॉ करते रहेंगे, मतलब। तो अपन ये प्लॉटर्स का मेन जो रोल है आउटपुट के लिए अपन यूज करेंगे। और बेसिकली प्लॉटर्स का जो यूज होता है केड और केम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जहाँ पे आर्किटेक्ट इंजीनियर ये जैसे नक्शे, बिल्डिंग्स के बड़े बड़े टाउन प्लानिंग होती है, नक्शे होते हैं, प्रिंट करते हैं तो प्लॉटर्स की हेल्प लेते हैं। तो प्लॉटर्स एक ग्राफिक्स प्रिंटर को ही मान के चलो। तो यहाँ पे ड्राइंग पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स मेनली अपन है ना प्लॉटर को उस पर्पज के लिए यूज करेंगे अपन। प्रिंटिंग द रिटिन वर्क के लिए अपन वैसे मेनली लेते नहीं है। बोथ ए एंड बी भी इसका आंसर नहीं होगा, नॉन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो इसका आंसर है ना बी को अपन करेक्ट मान के चले, बी को अपन करेक्ट मान के चलेंगे तो इसका आंसर बी होगा। फिर नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखें। नेटवर्क कार्ड इज यूज्ड, कि अपन कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि इंटरकनेक्टिविटी ऑफ वन और मोर कंप्यूटर्स कह दो, है ना, अदर्स का कई सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ के अपन नेटवर्क को यूज करते हैं। नेटवर्क में डेटा को अपन शेयरिंग करते हैं मेनली। तो नेटवर्क कार्ड क्या होता है, तो नेटवर्क कार्ड एक फिजिकल कंपोनेंट्स होता है जिसको अपन है ना NIC के नाम से भी जानते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। तो नेटवर्क जो कार्ड है तो नेटवर्क में जो समस्त जो कंप्यूटर्स होते हैं उसको आपस में जोड़ता है। तो जॉइनिंग ऑल द कंप्यूटर्स प्रेजेंट इन द नेटवर्क। और दूसरा रोल है कि नेटवर्क कार्ड के थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन होगा। तो डेटा ट्रांसमिशन इन द नेटवर्क, तो बोथ ए एंड बी, करेक्ट आंसर इसका है ना सी रहेगा। सी पे अपन क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फुल फॉर्म ऑफ SI, तो ये एक तरह से इंटरफेस है, डेटा को वन प्लेस से अदर प्लेस पे ले जाते हैं। तो ऐसे अपने पास बहुत सारे इंटरफेसेस है। ड्राइव जैसे अपने पास SCSI हो गया, PCI हो गया, USB हो गया, AGP हो गया ना, तो इसी तरह से SI भी एक अपने पास इंटरफेस है। तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देखो। प्रोसेसिंग स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय, प्रोसेसिंग की जो स्पीड है, क्योंकि अपन कंप्यूटर क्या करता है कि कई सारे थाउजेंड्स या मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस कौन करेगा, माइक्रो प्रोसेसर करेगा। तो सिस्टम क्लॉक तो क्या करती है कि एक तो जैसे इंटरनली जो सिस्टम्स क्लॉक्स जो चलती है मदरबोर्ड पे होती है सिस्टम्स क्लॉक। तो मदरबोर्ड को पूरा जो एग्जीक्यूट करेगी, है ना, मदरबोर्ड पे डेटा का ट्रांसमिशन करेगी। तो वो सिस्टम्स क्लॉक एक स्पीड का मेजरमेंट करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन प्रोसेसिंग स्पीड का जो कैलकुलेट करेंगे वो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर में इनबिल्ट है ना एक तरह से पूरी इंस्ट्रक्शंस को पूरा कैलकुलेट करने के लिए क्लॉक होती है, प्रोसेसर क्लॉक बोलते हैं उसको, है ना, CPU क्लॉक कह दो। तो माइक्रो प्रोसेसर ही के अंदर ही होती है। तो प्रोसेसिंग स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय माइक्रो प्रोसेसर। तो अपन मेजर करते हैं ना कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो CPU होता है तो कितने मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट करेगा, तो ये कैसे डिसाइड करेगा, तो ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही इनबिल्ट क्लॉक हो गई। तो जिसको अपन होता है ना गीगाहर्ट्ज में मेजरमेंट करते हैं अपन, और ये सिस्टम क्लॉक है ये मेगाहर्ट्ज में मेजरमेंट करती है। ये मदरबोर्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ये एग्जीक्यूशंस जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको अपन सी मान के चलेंगे, करेक्ट आंसर इसका सी होगा। तो सी को टिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द चिप यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग के लिए अपन कौन सी चिप को यूज करेंगे। तो डेटा प्रोसेस को, डेटा को पूरा मैनिपुलेट करके एक मीनिंगफुल ऑर्डर में
रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना, है ना। रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेगा तो किसके थ्रू होगा, तो ये माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर को अपन है ना सीपीयू भी कह सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को अपन ब्रेन भी कह सकते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रख सकते हो। रैम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसका ए रहेगा, करेक्ट आंसर आपका इसका ए रहेगा। नेक्स्ट देखो, रजिस्टर्स लाइज इन, रजिस्टर्स होता है कंट्रोल यूनिट में या सीपीयू के अंदर, क्योंकि अपन सीपीयू का अपन पढ़ा हुआ ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू के अंदर आपने देखा होगा ना कि 3 पार्ट होते हैं, एक तो मेमोरी होती है, सीपीयू के अंदर इनबिल्ट मेमोरी होती है, एक कंट्रोल यूनिट होती है ना, एक एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। तो सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर्स मेमोरी होती है, जिसको अपन बोलते हैं ना कैश मेमोरी। तो रजिस्टर्स जो होता है वो सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होता है। तो यहाँ पे सी पे अपन करेक्ट आंसर इसका है आपका ना सी रहेगा, तो सी को अपन यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, जीबी इज यूनिट ऑफ, तो जीबी का मतलब हो गया गीगाबाइट। तो ये जो मेजरमेंट चलता है ना, तो आपको याद भी होगा कि बिट है, बिट का मतलब 0 1 होता है, फिर बाइट होता है, बाइट के ऊपर है ना फिर निब्बल होता है, निब्बल के ऊपर है ना फिर आपका ये किलोबाइट, ये बिट हो गया, बिट के बाद जस्ट निब्बल होता है, फिर बाइट होता है, बाइट के जस्ट बाद है ना किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर है ना गीगाबाइट होता है, फिर टेराबाइट, पेटाबाइट, होटोबाइट, है ना जेटाबाइट, ऐसे बहुत सारे मेजरमेंट चलते हैं। तो ये गीगाबाइट एक तरह से मेमोरी का मेजर कैसे करे, मेमोरी की कैपेसिटी को कैसे मेजरमेंट करे, तो ये मेमोरी की एक तरह से यूनिट है, थोड़ा से लार्ज यूनिट कह दो। स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है, बाइनरी, बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, आइदर 0 और 1 सिंगल डिजिट। तो ये गीगाबाइट है ना मेमोरी की यूनिट के अंतर्गत आएगा। स्टोरेज कैपेसिटी को भी अपन गीगाबाइट में मेजर करेंगे। तो बोथ ए एंड बी, करेक्ट आंसर इसका ना डी रहेगा, तो यहाँ पे डी है ना इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन देखें, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर प्रिपेयर्ड इन 1970 वाज, तो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था, तैयार किया गया था। तो पहला जो माइक्रो प्रोसेसर 1970 में जो तैयार किया गया था, उस प्रोसेसर का नाम इंटेल 4001 था। तो इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा। माइक्रो प्रोसेसर वैसे साइरेक्स भी बनाती है, माइक्रो प्रोसेसर ना ये इंटेल पेंटियम भी आया था, बाकी फर्स्ट वाला जो 1970 माइक्रो प्रोसेसर आया था वो 4004 है ना, इंटेल कंपनी का था, 1970 याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, व्हाट इज द फ्लॉपी। तो अपन ये फ्लॉपी क्या है, एक तरह से सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, रैम में डेटा आपका टेम्परेरी होगा, जितना भी अपन रीड और राइट करेंगे वो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के अंदर ही करेंगे। कोई भी प्रोग्राम्स को ओपन करेंगे, काम है ना काम करेंगे डेटा प्रोसेसिंग का, तो रैम के अंदर ही होगा। फिर रैम से डेटा को अपन ट्रांसफर करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी है ना जैसे परमानेंट स्टोरेज होता है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी में अपन देखें तो 3 तरह के मेजर स्टेटमेंट होते हैं, स्टोरेज होता है। एक तो मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया कह दो, एक ऑप्टिकल स्टोरेज कह दो, एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज मीडिया कह दो। तो अपना मैग्नेटिक स्टोरेज में फिर है ना सीक्वेंशियल अलग हो जाता है और आपका है ना डायरेक्ट स्टोरेज अलग हो जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क को अपन डायरेक्ट स्टोरेज में मानेंगे। तो एक सिंगल डिस्क होती है, रिमूवेबल डिस्क होती है। तो ये फ्लॉपी डिस्क है ना सेकेंडरी मेमोरी में आएगी, ध्यान देने का पॉइंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ना सी रहेगा। तो सी पे अपन यहाँ पे अपन टिक करेंगे। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच काम करती है। कैश मेमोरी क्या काम करती है, रैम और सीपीयू के बीच में। तो इसका सी पे ना क्लिक करोगे, फ्लॉपी सेकेंडरी स्टोरेज के लिए होगी। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस विच परमिट्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन ऑफ द स्टार्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। तो लंबी दूरी के संचरण के लिए उस उपकरण का क्या नाम है जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है। तो अपन जब कंप्यूटर में डेटा है ना स्टोर होता है वो आपका डिजिटल होता है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम से डेटा जब चलेगा वो आपका एनालॉग में चलेगा, एनालॉग में। अब एनालॉग से वापस है ना कंप्यूटर पे आएगा तो ये अगेन डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। डिजिटल सिग्नल्स आपके इस तरह के हो गए 0-1 की पल्स में, और एनालॉग सिग्नल्स आपके फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हो गए। तो डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। तो मॉडेम का रोल शुरू होता है। लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा जब चलेगा, ट्रांसमिट होगा, तो वो मॉडेम के थ्रू होगा। MO का मतलब तो होता है मॉड्यूलेट, और डेम का मतलब होता है डीमॉड्यूलेट। तो MODEM मॉडेम, मॉड्यूलेट का मतलब डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल। तो डेम का मतलब एनालॉग टू डिजिटल। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पे जो डेटा अपन ट्रांसमिशन करते हैं, जब डेटा ट्रांसमिशन करेंगे तो कन्वर्जन का काम होगा। डेटा है ना डायरेक्ट
इसमें 0 1 के पल्स में नहीं चलता। डेटा जब लंबे डिस्टेंस पे जाएगा तो एनालॉग मतलब एनालॉग फॉर्म में चलेगा। एनालॉग से फिर कंप्यूटर में रिसीव होगा तो वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो मॉडेम का यहाँ मेजर रोल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ना बी होगा यहाँ पे। मॉडेम को अपन टिक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का ब्रेन है। माइक्रो प्रोसेसर को अपन सीपीयू भी कहेंगे, सीपीयू को अपन ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का। तो जितनी भी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज होती है वो सीपीयू के द्वारा होती है। फिर नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें है ना 4 अपन को स्टेटमेंट दे रखे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है वो देखना है। हार्ड डिस्क इज ए पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। हार्ड डिस्क प्राइमरी मेमोरी का पार्ट नहीं होती, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। ऑडिट एंड कैलकुलेशंस आर डन बाय एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू अपन है ना ये कैलकुलेशन या ऑडिट का काम नहीं कर सकते, यहाँ डिजिटल कंप्यूटर पे करते अपन ये काम। तो ये भी है ना गलत स्टेटमेंट है। तो अपन को करेक्ट स्टेटमेंट बताना, द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर द बिगेस्ट कंप्यूटर। मेन फ्रेम बिगेस्ट नहीं होता, सबसे छोटा कंप्यूटर आपका है ना माइक्रो होता है। सेकंड नंबर का कंप्यूटर आपका मिनी होता है। थर्ड नंबर का कंप्यूटर आपका मेन फ्रेम होता है। चौथे नंबर का जो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। तो मेन फ्रेम को भी अपन बिगेस्ट में नहीं डाल सकते। मॉडेम में आपका एक ऐसा मतलब वो है कंप्यूटर का टाइप कह दो या डिवाइस कह दो या कंपोनेंट कह दो, जो हाइब्रिड कंप्यूटर की तरह काम करता है। हाइब्रिड का मतलब हो गया नहीं मिक्स करता है। मिक्स मतलब अब मिक्स में क्या करता है, ये डिजिटल को एनालॉग है ना और एनालॉग टू डिजिटल, ए टू डी है ना, एनालॉग टू डिजिटल। तो इसमें दोनों सिग्नल्स मिक्सअप हो गया, जो वेव के फॉर्मेट में भी सिग्नल्स लेगा और आपका ये डिजिटल सिग्नल्स को भी एक्सेप्ट करेगा। तो मॉडेम को अपन ये कर सकते हैं, हाइब्रिड कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी पे अपन करेक्ट आंसर होगा इसका डी। तो यहाँ पे डी पे आंसर पे टिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ए हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर की है ना 3 कैटेगरी होती है। तो एक तो डिजिटल कंप्यूटर है ना, डिजिटल के बाद में आपका एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग के बाद में है ना दोनों का मिक्सअप करके फिर हाइब्रिड हो जाता है, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल संकेत भी ले ले और एनालॉग में अपन को है ना मेजरमेंट भी दे दे, या एनालॉग संकेत लेके डिजिटल में दे दे, दोनों पे अपन वर्क करे। तो ये जो रिजेंबल्स बोथ ए डिजिटल एंड एनालॉग, दोनों पे ये है ना, दोनों से मिलके बनता है। ये डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर से मिलता है, तो उसको अपन हाइब्रिड कहेंगे। जहाँ पे भी हिंदी में बोलते हैं ना अपन शंकर, जो मिक्सअप करके बनाए, तो वो आप एक तरह से इंग्लिश में हाइब्रिड हो गया। तो डिजिटल मतलब 0 1 पे काम करता है। एनालॉग है ना वेव फॉर्मेट में काम करता है। तो डिजिटल में 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं समझता, जितने भी सर्किट होते हैं वो डिजिटल ही होते हैं। और एनालॉग मेजरमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द जनरेशन टू विच कोबोल लैंग्वेज कोबोल बिलोंग्स टू। तो कोबोल का मतलब हो गया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सीओ से तो कॉमन हो गया, बी से बिजनेस हो गया, ओ से ओरिएंटेड हो गया, एल से लैंग्वेज हो गया। तो ये एक थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है। तो इसको अपन थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज डालेंगे। प्रोसीजर बेस्ड है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, इंग्लिश की तरह पूरे इसके स्टेटमेंट होते हैं। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट अपन देखें, MPEG है ना, मूवीज पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। एम का मतलब मूवीज है ना या मोशन, और पी का मतलब पिक्चर, ई का मतलब एक्सपर्ट, जी का मतलब ग्रुप। MPEG इज रिलेटेड टू। तो MP में मतलब दोनों ही आ गया, मूवीज पिक्चर्स में ऑडियो वीडियो दोनों आएगा। तो ये ऑडियो वीडियो कंप्रेसर का एक वो है, रिलेटेड हो गया, MPEG फॉर्मेट हो गया एक तरह से। तो ऑडियो वीडियो कंप्रेशन कर दो इसको। ई कॉमर्स भी नहीं होगा, गेम्स भी नहीं होगा, वीडियो भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ना आपका ए रहेगा। ए पे अपन इसको टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखें, ब्लूटूथ डिवाइस ट्रांसमिट वेरी वीक सिग्नल्स ऑफ अबाउट। तो ब्लूटूथ डिवाइस लगभग 1 मिलीवाट, इसका करेक्ट आंसर होगा 1 मिलीवाट के कमजोर सिग्नल्स को संचरित करती है। 2 मिलीवाट ज्यादा हो जाता है, 3 मिलीवाट ज्यादा हो जाता है, 4 मिलीवाट ज्यादा हो जाता है। तो 1 मिलीवाट कमजोर सिग्नल्स को ये संचरित मतलब ट्रांसमिट करती है। फिर ब्लूटूथ का है ना 1 मिलीवाट का याद रखोगे। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन हो गया, द टेक्निक्स दैट अलाउ हैकर्स टू इलीगली एंड रिमोटली एक्सेस ए यूजर्स फोन इज। कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जिससे कोई भी हैकर्स है ना अवैध तरीके से किसी भी उपभोक्ता के फोन को एक्सेस कर लेता है ना, या उसको एक्सेस करके कुछ भी उसमें चेंजेस कर सकता है। तो उसको अपन बोलेंगे ब्लू बगिंग, बोलेंगे उस टेक्निक्स को, है ना। कार विस्पर में तो है ना, ये कार में ऑडियो वीडियो जो ब्लूटूथ ऑडियो वीडियो होता है
उसको हैक करना बोलेंगे। यहाँ पे फोन के लिए कर रहा है ये, तो फोन को हैक करके है ना उसमें इलीगली हैक करे मतलब, तो उसको अपन ब्लू बगिंग करेंगे। और ब्लू जैकिंग में क्या होता है कि इलीगल मैसेज या संदेश सेंड कर देता है ना ब्लूटूथ की डिवाइस में जो भी रेंज आएगी। तो इसका आंसर है ना बी करोगे, इसका आंसर बी करेंगे इसका आंसर। ब्लू बगिंग 3 तरह की ये टेक्निक्स हो गई मोबाइल या ब्लूटूथ को लेके, है ना, रिमोटली अपन एक्सेस करके। तो ये ब्लू जैकिंग, कार विस्परिंग अटैक एक तरह से है ब्लू बगिंग। तो फोन्स को पूरा रिमोट के थ्रू एक्सेस करके इलीगली तरीके से एक्सेस करके कुछ भी उसमें अपन चेंजेस करे है ना अवैध रूप से, तो उसको अपन ब्लू बगिंग या नाम देंगे। तो बी पे यहाँ पे करेक्ट आंसर पे बी होगा, यहाँ पे टिक करो। नेक्स्ट देखो, इन विच टोपोलॉजी एवरी नोड हैज एन इक्वल चांस टू ट्रांसमिट डेटा। तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सभी नोड के लिए डेटा संचरण की बराबर संभावना है। तो एक सेंट्रलाइज जैसे मान लो सर्वर हो गया और ये आपके ना नोड हो गए, तो ये अब ये नोड का जब कनेक्शन करेंगे तो आपकी ये ना स्टार टोपोलॉजी हो गई। तो यहाँ पे है ना ये इसको भी ये बराबर वे में है ना बराबर ट्रांसमिट करेगा डेटा, है ना, इसको भी सेम वही फ्रीक्वेंसी में डेटा चलेगा, इसमें भी सेम है। तो यहाँ पे है ना स्टार टोपोलॉजी को अपन यहाँ पे यहाँ पे टिक कर ले मतलब सिलेक्शन में लेंगे, इसका आंसर बी रहेगा। फिर नेक्स्ट अपन देखें, द टाइप ऑफ स्विचिंग इन विच देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ द साइज ऑफ डेटा इज। तो मैसेज के अंदर है ना कोई लिमिटेशन नहीं होती यहाँ पे ब्लॉक में या फिर कितने भी है ना साइज का डेटा ले सकते हैं। तो नो लिमिटेशन कर दो, यहाँ पे कोई भी डेटा को ट्रांसमिट करेंगे सर्किट में पैकेट स्विचिंग में, इसमें तो एक लिमिटेशन होती है मतलब। तो मैसेज यहाँ पे ऐसी टेक्निक्स होगी, स्विचिंग होगी जिसमें अपन डेटा की लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी। फिर अपन नेक्स्ट देखें, द टेक्निक्स दैट कंबाइंस डेटा बिफोर ट्रांसमिशन इज। तो यहाँ पे जो टेक्निक्स होती है वो मल्टीप्लेक्सिंग होगी। तो मल्टीप्लेक्सिंग में डेटा आया तो मल्टीपल आया, फिर ये ना कंबाइंड हो गया, पूरा कंबाइंड होके और फिर ये ना ट्रांसफर होगा यहाँ पे डेटा। तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक से स्विचिंग में नहीं होगा, राउटिंग नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। तो यहाँ पे ए पे करेक्ट आंसर, ए पे टिक करोगे, मल्टीप्लेक्सिंग बोलेंगे उसको। The symbols that represented using a rectangular in flowcharts। तो ये टर्मिनल तो होता है ना, ये वाला जो बॉक्स होता है ये तो टर्मिनल स्टार्ट स्टॉप के लिए होता है। एक्टिविटीज के लिए रेक्टेंगल का यूज करेंगे अपन। डिसीजन के लिए ना डायमंड बॉक्स होता है फ्लो चार्ट में, ये है ना पतंग जैसी शेप हो गई। इनपुट आउटपुट के ये पैरेललोग्राम हो गया ना, समानांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे है ना रेक्टेंगल एक्टिविटीज के लिए रेक्टेंगल का अपन यूज करेंगे। तो प्रोसेसिंग के लिए ना रेक्टेंगल ही आता है। तो यहाँ पे है ना सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी को करेक्ट आंसर मानेंगे अपन। नेक्स्ट अपन देखें, द शेड्यूलिंग पॉलिसी दैट लीड्स टू स्टारवेशन ऑफ लॉन्ग जॉब इज। वह कौन सी शेड्यूलिंग पॉलिसी है जिसमें अधिक समय लेने वाली जॉब को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। SJF CPU की डिफरेंट टाइप की शेड्यूलिंग होती है जिसमें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एस का मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो एक राउंड रोबिंग टेक्निक्स होती है जिसमें है ना कई सारे मल्टीपल प्रोसेस जब आते हैं तो ये इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ पे जैसे 5 तरह का प्रोसेस है, तो मान लो 5 सेकंड एक प्रोसेस में लगा तो 5 सेकंड के बाद दूसरा प्रोसेस, अगेन 5 सेकंड के बाद तीसरा प्रोसेस, इस तरह से चलेगा। SJF क्या होता है, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट का है कि CPU जब डेटा को एग्जीक्यूट करेगा, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, तो सबसे जो छोटी जॉब है, जो कम समय लगने वाली जॉब है, उसको सबसे पहले ले लेगा। तो जिसमें लंबा टाइम लगेगा वो वेटिंग में चलता रहेगा। मतलब ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ये कंसेप्ट है ना, सबसे प्रायोरिटी लेके चलता है इसमें। तो यहाँ पे है ना ए को अपन SJF को यहाँ पे एक तरह से अधिक समय लेने वाली जॉब को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट अपन देखें, द ऑपरेशन इन विच CPU वेट्स फॉर ए डिवाइस टू बी रेडी फॉर एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इज। तो उसको अपन स्पूलिंग बोलेंगे। बफरिंग में तो स्टोरेज होता है डेटा में, पोलिंग नहीं होता। DA में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है DA में। तो यहाँ पे स्पूलिंग होगा। स्पूलिंग में ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए रेडी रहेगा, तो स्पूलिंग है ना बोलेंगे उस एक्टिविटीज को। तो वह ऑपरेशंस जिसमें CPU किसी डिवाइस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए तैयार होने का इंतजार करता है वो स्पूलिंग कहलाती है। फिर नेक्स्ट, द ऑपरेशन सिस्टम्स दैट अलाउ सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम्स एनवायरमेंट्स टू कोएग्जिस्ट ऑन द सेम कंप्यूटर। कि एक कंप्यूटर पे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एनवायरनमेंट को अपन को अलाउ कर ले, एक साथ रखता हूँ।
तो उसको अपन वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहेंगे। वर्चुअल मशीन अपन यहाँ पे यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं अपन। तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो अनेक ऑपरेटिंग सिस्टम्स वातावरण को एक ही कंप्यूटर में एक साथ रखता हो, तो वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। The software that can be freely downloaded from the internet, तो वह सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट से फ्री बिना कीमत चुकाए हुए ना, विदाउट कॉस्टिंग डाउनलोड किया जा सकता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी नहीं कहेंगे। शेयरवेयर भी क्या होता है कि ये ट्रायल वर्जन के जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं ना, वो शेयरवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें भी एक लिमिटेशन होती है। फर्मवेयर भी नहीं होगा, तो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर अलग होते हैं। मिडिलवेयर भी नहीं होगा। तो ये है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे क्वेश्चंस में। तो इसको अपन बोलेंगे फ्रीवेयर। फर्म की जगह क्या होना चाहिए? फ्रीवेयर। तो अगर ये फ्रीवेयर वर्ड होगा, ये हटा दे अपन, तो ये इसका आंसर है ना सी होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। यहाँ पे फ्रीवेयर समझे, फर्मवेयर की जगह फ्रीवेयर। तो बिगर कॉस्टिंग के नेट से डाउनलोड करके अपन यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोस्ट इज परफॉर्म्ड बाई। तो पोस्ट क्या है? एक एक्टिविटी है। जब कंप्यूटर को अपन ऑन करते हैं ना, तो ऑन करते ही बायोस चिप एक्टिवेट होती है। तो बायोस चिप के अंदर एक पोस्ट एक प्रोग्राम होता है। तो पोस्ट का मतलब हो गया पावर, है ना। ओ का मतलब हो गया ऑन, और एस का मतलब हो गया सेल्फ, और टी का मतलब हो गया टेस्ट। तो POST, तो ये बायोस से रिलेटेड एक प्रोग्राम हो गया। तो परफॉर्म बाय बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का मतलब रोम चिप, रोम चिप का मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो बायोस पे पोस्ट होता है, प्री लोडेड कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ यूटिलिटीज होती है। तो बायोस ही परफॉर्म करेगा पोस्ट का काम, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ना सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर इज। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो जिसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती? अब तुमको ये पता है कंप्यूटर 0-1 पे बेस है पूरा, तो 0-1 ये कंप्यूटर डायरेक्ट समझेगा। तो मशीन लैंग्वेज है ना 0-1 पे आधारित है। तो इसका आंसर है ना ए रहेगा। असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेटर होता है, 3GL में ट्रांसलेटर होता है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है ना 4th जनरेशन लैंग्वेज, तो इसमें ट्रांसलेटर होता है, इसमें होता है ना 4GL में भी होगा। अब मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट कंप्यूटर इसको समझता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द ऑपरेटर दैट रिटर्न्स 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर फॉल्स। अगर दोनों इनपुट फॉल्स है, जैसे ये आपका फॉल्स हो रहा है, ये इनपुट फॉल्स है। फॉल्स का मतलब जैसे मान लो ये 0 है, ये 0 है। अब ये दोनों इनपुट है। अब अपन चाहते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये फॉल्स रहेगा। अब इस रिजल्ट्स को ये कह रहा है कि 1 होना चाहिए, तो 1 होगा, तो ये अपन है ना एंड लगा देंगे इसके आगे। तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ट्रू का मतलब 1 हो जाएगा। तो ये है ना, ये हो गया एंड हो गया, ये तो एंड गेट हो गया। और ये आपका नोट लग गया, तो एंड नोट है ना, नोट एंड। तो ये नोट एंड को हो गया नंड गेट हो गया। यहाँ पे एंड के साथ में नोट को ऐड कर दिया तो नंड गेट हो गया। जो रिजल्ट आता है उसको जस्ट अपोजिट करेगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ना सी होगा। सी को यहाँ टिक करेंगे। जैसे एंड गेट भी हो गया, और गेट होता है, ऐसे 7 प्रकार के गेट होते हैं टोटल। गेट का जो रोल होता है वो डिजिटल सर्किट बनाने का काम करता है पूरा। फिर द कोड देट इज इजियर टू यूज ऑन पंच कार्ड। पंच कार्ड पे कौन सा कोड है जो डायरेक्ट अपन है ना पंच कार्ड में यूज करते थे? सबसे ओल्डेस्ट इनपुट डिवाइस है, एक रेक्टेंगुलर टाइप का एक कार्ड होता था जिसमें होल्ड कर करके इंफॉर्मेशन बनाते थे। तो जो अपने पास नंबर्स होते थे, तो मान लो कि अपने पास 8 डेसिमल नंबर है, तो इसका एक डायरेक्ट कोड होता है। तो उसको फिर अपन XS3 कोड अपन यूज करते थे। आज की कोड है ना इसने IBM ने डेवलप किया था, 7 बिट का 8 बिट का होता है। इप्सिडी की IBM ने डेवलप किया था IBM। तो ये है ना, ये 8 बिट का कोड है, और ये आपका 6 बिट का कोड है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। EBCDIC हो गया, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। मतलब आज के हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये 7 बिट का 8 बिट का, तो XS3 कोड है। करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। द टाइम टेकन टू इनिशिएट ए ट्रांसफर इज कॉल्ड। कि हार्ड डिस्क से जैसे डेटा ना रेडी पोजीशन में आएगा, तो रेडी पोजीशन में आने का जो टाइम होता है उसको अपन बोलेंगे इनिशिएट जो होता है ना, वह एक ट्रांसफर को शुरू करने के लिए जो समय किया जाता है ना, उसे कहते हैं डिस्क लेटेंसी बोलेंगे यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्क लेटेंसी, डी। सीक टाइम तो क्या होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन अपन जब सर्च करते हैं तो हेड को पूरा रेडी पोजीशन में आने में जो टाइम लगता है ना, ऐसे रोटेशनल टाइम, रोटेशनल डिले होता है, ट्रांसफर
डेटा ट्रांसफर रेट होती है। तो यहाँ पे इनिशिएट जो होता है टाइम टेकन टू इनिशिएट ए ट्रांसफर इज कॉल्ड, तो डिस्क लेटेंसी बोलेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द की यूज्ड बाय एप्लीकेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक कमांड। तो ऐसी कौन सी की है ना एप्लीकेशन से एवं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के द्वारा जिन कुंजियों को विशेष कमांडों को संचालित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है वो है, तो यहाँ पे फंक्शंस की है। तो फंक्शंस की में एक प्री डिफाइंड स्पेशल कमांड होते हैं, एप्लीकेशंस में भी होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी होंगे। तो F1 से लेके F12 होती है ये। तो यहाँ पे है ना फंक्शंस की को टिक करेंगे। कंट्रोल्स की के कॉम्बिनेशन तो अदर्स कमांड बनते हैं, मतलब यहाँ पे तो जो अपने एप्लीकेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो अपन स्पेसिफिक कमांड यूज करते हैं वो फंक्शंस की के थ्रू करते हैं अपन। तो डी पे है ना टिक करें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज स्पेसिफाइड बाई। तो यहाँ पे जी फ्लॉप्स है। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड को मेजर करते हैं वो जी फ्लॉप्स में करते हैं। गीगाहर्ट्ज नहीं होगी है ना, GIPS नहीं होगी है ना, गीगाबाइट पर इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ये नहीं होगी, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। जी फ्लॉप्स है सुपर कंप्यूटर का मेजरमेंट करने की स्पीड है। करेक्ट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम्स इज। जितना भी डेटा का पूरा है ना कंट्रोल का फ्लो करेगा, इनपुट से डेटा लेना, मेमोरी में सेंड करना, मेमोरी में के लिए प्रोसेस के लिए देना, देन प्रोसेस डेटा को फिर है ना मॉनिटर पे सेंड करना। तो ये पूरा रोल होता है सीयू का। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करती है ना, पूरा डेटा को, पूरा है ना डिवाइस को, पूरा अगर ऑल ओवर पूरे सिस्टम को मैनेज करना हो तो कंट्रोल यूनिट का रोल है। तो ये एक तरह से नर्वस सिस्टम्स का, तो इसको है ना कोऑर्डिनेट करता है पूरे सिस्टम्स को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी रहेगा, यहाँ पे सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, द टाइप ऑफ स्क्रीन यूज्ड इन गेमिंग्स डिवाइस है ना, क्लॉक्स है, कैलकुलेटर्स है, टेलीफोन्स है। टेलीफोन का जो डिस्प्ले आता है, कैलकुलेटर का जो डिस्प्ले आता है, क्लॉक्स का जो डिस्प्ले आता है, गेमिंग डिवाइस का जो डिस्प्ले आता है, तो उसमें अपन LCD स्क्रीन का यूज करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है ना, कि CRT मॉनिटर यूज नहीं होता, प्लाज्मा टीवी यूज नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। तो LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले याद हो जाना चाहिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट, वेब टीवी इज एग्जांपल ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर है कि वेब टीवी एक तरह से इंटरनेट के थ्रू अपन यूज करते हैं, कंप्यूटर पे टीवी का अपन यूज में ले सकते हैं। तो इंटरनेट के थ्रू आपको सिग्नल्स मिलेंगे, तो इंटरनेट जहाँ होगा वहाँ नेटवर्किंग होगा, तो दोनों यहाँ पे नेटवर्क कंप्यूटर होगा। तो करेक्ट आंसर आपका इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन विच टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज्ड। तो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में अपन टाइम शेयरिंग सिस्टम्स यूज करने लग गए थे। एक समय पे कई सारे यूजर है ना एक ही टाइम पे कंप्यूटर से है ना जुड़ सकते हैं, मतलब वो उसको टाइम शेयरिंग कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर रहेगा। नेक्स्ट देखो, द एरिया वेयर ए प्रोग्राम इज लोडेड फॉर एग्जीक्यूशन, वो होता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में पूरा एक एरिया हो गया जहाँ पे पूरे कोई अपन एग्जीक्यूशन करेंगे, प्रोग्राम को ओपन करेंगे, तो वो प्राइमरी मेमोरी में आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए रहेगा। द मोस्ट पोर्टेबल लैंग्वेज, अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट पोर्टेबल का मतलब सबसे ज्यादा पोर्टेबिलिटी, मोर पोर्टेबिलिटी, सी से भी ज्यादा, C++ से भी ज्यादा, बेसिक लैंग्वेज से भी ज्यादा। वैसे सभी लैंग्वेज पोर्टेबल है, बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है मोस्ट है, तो जावा है ना मोस्ट पोर्टेबल बोलेंगे इसको, जावा को। अब तुम कहोगे मोस्ट क्यों कहा, ये बाइट कोड की वजह से। बाइट कोड क्या होता है, मशीन कोड होता है, किसी भी मशीन पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको चला सकते हैं। यहाँ पे वर्चुअल मशीन होता है ना, JVM जावा वर्चुअल मशीन, तो जावा वर्चुअल मशीन में बाइट कोड जनरेट होता है। तो बाइट कोड किसी भी मशीन पे रन हो सकता है, चाहे उस पर प्लेटफॉर्म है ना कि एनवायरमेंट, चाहे एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो है ना या कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो। तो अपन है ना ये JVM है ना की वजह से ये मोस्ट पोर्टेबल कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये जावा को अपन मोस्ट पोर्टेबल में डालेंगे। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी रहेगा, करेक्ट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई लेवल लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिक साइंटिफिक स्टैटिकल एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशंस। तो ऐसी कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है जो अपन को ये अंगणित मतलब न्यूमेरिक साइंटिफिक स्टैटिकल इंजीनियरिंग के कंप्यूटेशन कर सकते हैं। तो वो लैंग्वेज का नाम है फोल्ट्रान। फोल्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो मैथमेटिकल पर्पज के हिसाब से ही बनी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ना डी रहेगा, डी। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।